नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है और मैं आपका एजुकेटर आप लोगों को गाइड करने आया हूं अबाउट द इंटरव्यू राउंड फॉर द बैंक एग्जामिनेशंस। ओके, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था कि किस तरह से मेंटली प्रिपेयर होना है फॉर इंटरव्यूज़। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सा आप लोगों के साथ बातें की थी और मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि हम आगे और भी इस तरह के वीडियो बनाएंगे। एंड आफ्टर लुकिंग लॉट्स ऑफ मैसेजेस, टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस मुझे रिसीव हुए कल से। तो इसमें दो मेजर जो आप लोगों के एफएक्यूज हैं उनको मैं लेके आया हूँ इस वीडियो के जरिए, और ये मोस्टली बच्चों के एफएक्यूज हैं। तो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एंड इट विल बी आंसर मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज ओके रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस। ओके, वैसे तो बहुत क्वेरीज होंगी आपको, लेकिन धीरे धीरे करके हम उनको एड्रेस करेंगे। और आपको और भी अगर कुछ डाउट है, देखो इंडिविजुअल चीज़ें भी होती हैं, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आप ही के साथ हुई हैं। तो कॉमन आंसर हम यहाँ जो कर रहे हैं एक जनरलाइज टर्म में बात कर रहे हैं, लेकिन 70-80% आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स वहीं पे मिल जाएंगे। और एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, बहुत बार ये होता है बच्चे ना हर क्वेश्चन का आंसर रटने की कोशिश करते हैं। ये मत करना, क्योंकि रटा हुआ आंसर जब आप पैनल के सामने बोलते हो ना, वो दिख जाता है कि कौन सा आंसर आप नेचुरली स्पॉन्टेनियसली बोल रहे हैं और कौन सा ऐसा आंसर है जो बिल्कुल मजबूत तरीके से रट के आपने बोला है। तो वो डिफरेंस उनको समझ में आ जाता है, क्योंकि इंटरव्यू में देर आर डिफरेंस फेजेस, जिसमें पहला फेज होता है जिसमें आपके पर्सनल चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं, एक फेज होता है जिसमें वो एकेडमिक्स को टच करते हैं, एक फेज होता है जिसमें वो करंट अफेयर को टच करते हैं, एक फेज होता है जिसमें वो बैंकिंग के नॉलेज को टच करते हैं। तो चारों फेज में जरूरी नहीं है कि आपके रटे हुए क्वेश्चन आ जाएं। तो जहां पे भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पर्सनल चीजों के बारे में अगर किसी की इंफॉर्मेशन, किसी ने आपको गाइड किया, उसने आपको चीजें रटवा दी और आपने एग्जाम में जाके या इंटरव्यू में जाके वही चीजें एज इट इज टोन में, एज इट इज वर्ड के साथ बोल दी, और फिर वो आगे किसी ना किसी फेज में ऐसा पकड़ लेगा कि आपके रट के आंसर करने वाले की टोन क्या है और आपकी एक नेचुरल और स्पॉन्टेनियस टोन क्या है। अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए अगेन आई एम स्ट्रेसिंग, कई बच्चे मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि इसका आंसर मैं क्या दूं। तो मोस्टली मैं ये हमेशा कहता हूं कि आंसर खुद ढूंढिए, किसी और से आंसर मत निकलवाइए, अपनी चीज़ों के, अपनी सिचुएशंस के आंसर खुद ढूंढिए। हाँ, गाइड मैं करूंगा आप लोगों को कि क्या थिंकिंग से आपको अपना आंसर बनाना है, बट आई वुड सजेस्ट वर्ड भी आपके होने चाहिए, थॉट भी आपका होना चाहिए। हम आइडिया दे सकते हैं, एक पाथ दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं कि इस वे में सोचते हुए अपना आंसर बनाइए, बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि किसी और का आंसर रटने की कोशिश मत करना। ठीक है, दिस इज माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि वो पकड़ में आ जाता है कहीं ना कहीं। और अगर बाई चांस पर्सनल इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन उन्होंने आपको पकड़ लिया कि आप ये रट के बोल रहे हैं, तो जो आदमी अपने बारे में चीज़ें रट के आया है तो फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट चले जाता है इन द आइज ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, तो इंटरव्यूअर बहुत स्मार्ट होते हैं दोस्तों, इतना ठीक है, इतना भूले भी नहीं होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, सीजनड होते हैं, रिटायर्ड हैं। उन लोगों ने आप जैसे कितने लोगों को अपने हाथ के नीचे ट्रेन किया है, इंटरव्यू लिया है, तो इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, और अगर उनको कोई चीज़ आपकी ख़राब भी लगेगी, वो आपके सामने नहीं बोलेंगे, वो मार्क्स में दिखेगा। बहुत बार ऐसा होता है इंटरव्यू में, आपका इंटरव्यू बड़ा अच्छा जाता है, आपको बड़ा लगता है यार यार सब मज़े से बात कर रहे थे, इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा। जब आप स्कोर देखते हैं, स्कोर कुछ और ही कहानी बोल रहा होता है। कई बार आप इंटरव्यू देते हैं, कई बच्चों का एक्सपीरियंस ऐसा मिलेगा, बड़ा टेंस माहौल था यार, बहुत टेंशन होगी, पता नहीं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर नहीं किया। लेकिन जब आप अपना स्कोर कार्ड देखते हैं तो पता लगता है अच्छे खासे स्कोर दे दिए, फिर आपको सोचता है पता नहीं उन्होंने मुझ में ऐसा क्या देखा, मुझे इतना स्कोर क्यों दे दिया। तो दैट हैपन्स अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम होता है। ठीक है, क्लियर। तो आई वुड रिक्वेस्ट, रटने की ज़रूरत नहीं है भाइयों। ठीक है, तो एक एक चीज़ को मैं आराम से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आज के वीडियो में जो हम लेंगे वो है, सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं, क्या क्या करना है। ठीक है, सीवी ले जाना है या नहीं ले जाना है, तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है। ठीक है, हालांकि इसके 36 वीडियो भी अवेलेबल होंगे, आप नेट पे भी ढूंढोगे मिल जाएगा, बहुत आसान है। आपका जब एडमिट कार्ड आएगा उसमें सारा लिखा रहता है, जो आपका और एडमिट कार्ड आएगा फॉर इंटरव्यू उसमें सब कुछ मेंशन रहता है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है आपका एप्लीकेशन प्रिंट। तो जो आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था आरआरबी का,
तो उस समय पे एक एप्लीकेशन प्रिंट आपने सेव किया होगा, और अगर नहीं किया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे इसी में घबराए हुए, कल से मैसेज आ रहे हैं सर क्या करें, हमने सेव नहीं किया, मिल नहीं रहा, बहुत टेंशन हो गई है, पता नहीं क्या होगा। अरे कुछ भी नहीं होगा, वो रीप्रिंट का एक लिंक फिर से एक्टिव करेंगे, वहाँ से आप रीप्रिंट ले सकते हैं। तो घबराने की बात कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, क्लियर। क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हो उसमें कहीं नहीं लिखा होता कि इसको सेव रख लें, ये आगे काम आएगा, अगर नहीं देते हैं तो वो इसलिए वो अपनी इस हुई हुई गलती को वो रिपीट करते हैं, सही करने के लिए वो आपको रीप्रिंट का एक लिंक एक्टिव करेंगे। तो बस इसको लेके एक्टिव रहना। एक बार कॉल लेटर इशू हो जाएगा उसके बाद वो रिप्रिंट लिंक एक्टिव कर दिया जाता है, और ये इंटरव्यू से पहले बंद हो जाएगा, तो इसलिए लिंक का प्रिंट पहले ही ले लें। तो ये मत सोचे कि जिस दिन इंटरव्यू पे जाऊंगा उससे एक दिन पहले, जैसे आप एडमिट कार्ड के प्रिंट लेते हो मेंस प्री जाने से पहले, ठीक है, तो ये गलती ना करें, बस पहले लेके रख लें, ठीक है। तो एक ये चीज़ है, ध्यान में रखिए। दूसरा, डिग्री सर्टिफिकेट, ये मस्ट है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है इस सर्टिफिकेट के बिना आपको इंटरव्यू देने नहीं दिया जाता है। डिग्री सर्टिफिकेट इज अ मस्ट डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही डिग्री का है। बाई चांस आपने पीजी भी कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है, उसकी डिग्री नहीं है तो एक बार वो सुन भी लेंगे, वैसे उसकी भी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और बाई चांस किसी भी रीजन से या फिर आपकी यूनिवर्सिटी ने अभी तक डिग्री सर्टिफिकेट नहीं दिया है, या जो रिसेंटली पास आउट है कोविड की वजह से डिग्री सर्टिफिकेट रिसीव नहीं किया है, तो उनको रिकमेंड करेंगे कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकलवा लें। अगर ओरिजिनल डिग्री नहीं मिली है तो दे कैन यूनिवर्सिटी में जाके आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो प्रोसेस क्या है आपकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का, आप उससे पता कर लीजिए। तो अगर आपके पास ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला है, अभी तक आया नहीं है, तो यू हैव टू ऑब्टेन प्रोविजनल सर्टिफिकेट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है दोस्तों। अगर किसी ने 2-3 साल पहले निकाल के रखा होगा तो उनको दोबारा से निकालना पड़ेगा। इस सर्टिफिकेट के बिना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ये फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है, इट इज डिग्री सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चे इन दोनों चीजों में जम्बल्ड अप कर जाते हैं। फाइनल ईयर मार्कशीट इज अ डिफरेंट थिंग, डिग्री सर्टिफिकेट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। इसके बाद 10th 12th और ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर की मार्कशीट्स, अगर सेमेस्टर वाइज नहीं है ईयर वाइज है तब ईयर की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। और अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं जहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम है, तो वहाँ पे ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th और 12th कंपलसरी होती है। 10th से आपका डेट ऑफ बर्थ क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई होता है, और 12th इज अ कंपलसरी। तो ये होनी चाहिए और ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। और हर सर्टिफिकेट के 2 जेरोक्स कॉपी लेके जाएं, 2 सेट जरूर लेके जाएं, कभी कभी लगते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा लग जाते हैं, तो 2 से 3 जेरोक्स शॉट लेके जाएं। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी कैटेगरी से अब बिलोंग कर रहे हैं, EWS है, चाहे OBC है, चाहे SC है, SC है, SC है, ST है, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट प्रॉपर लेके जाएं, सेंटर फॉर्मेट में होना चाहिए। कई लोग बहुत टाइम के बाद अप्लाई किए हैं, उनके पास सेंटर फॉर्मेट नहीं होता और उसकी वजह से उनको एग्जाम देने नहीं दिया जाता इंटरव्यू के लिए, तो ये बहुत चोट बच्चों के साथ हो जाती है। तो सेंटर फॉर्मेट में लेके रखिएगा, ठीक है। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है आईडी प्रूफ। आपका आईडी प्रूफ जरूर लेके जाएं, जिस तरह से आप एग्जाम्स में लेके जाते तो वो तो बट ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी याद रखिए लेके जाएं, इसमें भी लेके जाएं जेरोक्स और ओरिजिनल, क्योंकि आपका वहाँ पे प्रॉपर जो था क्या बोलते हैं उसको, जैसे आप मेंस एग्जाम देने गए होंगे तो वहाँ पे भी आप लोगों का जिस तरह से पूरा स्कैनिंग वगैरह होता है, तो वहाँ पे भी होता है इंटरव्यूज में भी, ठीक है ना। आपका थंब इंप्रेशन वगैरह लिए जाते हैं एंड ऑल, तो ये भी ध्यान में रखिए। उसके बाद एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ यानी आधार कार्ड है, आईडी प्रूफ यानी आपका पैन कार्ड हो जाता है। इसके बाद कॉल लेटर का प्रिंट, बट ऑब्वियसली लेके जाएंगे ही लेके जाएंगे, तो कॉल लेटर प्रिंट भी इंपॉर्टेंट है। ये सातों चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप ओपन कैटेगरी से देन इट्स ओके, ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें सब बच्चों के लिए एप्लीकेबल हैं, ठीक है। इनको करेक्ट कर लें। देखो डॉक्यूमेंट सारे होने क्यों ज़रूरी होते हैं, इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। क्योंकि सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, DV होता है। जब आप एग्जाम सेंटर पे या इंटरव्यू के सेंटर पे पहुंचते हैं, सबसे पहली जो प्रोसेस आपकी होती है वो ये होती है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ओके। और अगर मान लीजिए इसी प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ भी गड़बड़ हो गई, आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले गए थे, आपकी उनसे बहस हो गई है, या फिर आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए हैं, तो इंटरव्यू से पहले ये सारे हिकअप्स आपके इंटरव्यू का मोरल डाउन कर देते हैं समटाइम्स, ठीक है। आई हैव सीन मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ इट कि भाई इंटरव्यू में गए थे, डिग्री सर्टिफिकेट ले जाना भूल गए, फिर उन्होंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, यूनिवर्सिटी सेम सिटी में था तो लेके भी आए वो लोग, लेकिन इस ड्यूरेशन में जो है मेंटली स्ट्रेस हो जाता है, मेंटली स्ट्रेस हुआ है, उसका कोई क्या बोलते हैं रिप्लेसमेंट नहीं होता है, और वो आपके फिर इंटरव्यू में भी शो करता है,
क्लियर। और ये चीज़ें इंटरव्यू पैनल तक अगर पहुंच गई तो और दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो कोशिश कीजिए डॉक्यूमेंट्स हमेशा हमारे ढंग से पूरे होने चाहिए, वेल सेटल्ड होने चाहिए, सो दैट आपकी इसमें कहीं कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, फोटोग्राफ्स वगैरह हैं वो लिखा नहीं है मैंने, बट ऑब्वियस है कॉल प्रिंट लेंगे तो वहाँ पे फोटोग्राफ भी लगेगा ही लगेगा। क्लियर गाइज। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको परफेक्टली जाना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके, डॉक्यूमेंट्स आपके जितने अच्छे से अरेंज्ड होंगे, जितने अच्छे से कंप्लीटेड होंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस आपको आगे मिलता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई इशू नहीं होना चाहिए। दिस इज माय पर्सनल सजेशन। तो हो सके ये एक दिन में पूरा कर लीजिए, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं, सारी चीज़ें आपके पास होती हैं, इनको रीअरेंज करके एक जगह रख लें। यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा, कल बच्चों के काफ़ी मैसेज है कि सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, तो यहाँ नहीं लगता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है SBI PO के इंटरव्यू में लगता है। इंटरव्यू में जाते समय केवल SBI PO एक ऐसा एग्जाम है जो इंटरव्यू में जाते समय कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगता है। IBPS के RRB हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी नहीं लगेगा, ये लगेगा ज्वाइनिंग के समय। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल SBI PO अगर किसी का रहता है तो उसको बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगते हैं, एक पास आउट स्कूल या कॉलेज से, जो लास्ट आपने पास आउट किया कॉलेज वहाँ से, और एक गैजेटेड ऑफिसर से या बैंक ऑफिसर से आप ले सकते हैं। तो ये 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट SBI PO जिन जिन का होगा वो ध्यान में रखें, उनको लगता है। ठीक है, इंटरव्यू जाते समय कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है। अलग से कोई CV लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, ना ही कोई रिज्यूमे का कोई फॉर्म ये देते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगने, बाकी कुछ अलग से कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट पार्ट इज क्लियर, आई होप। आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत सारे बच्चों को परेशान कर रहा है। लगातार यूट्यूब पे भी और मुझे टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे बच्चों के मैसेजेस मिल रहे हैं रिगार्डिंग दिस जस्टिफिकेशन ऑफ गैप बिटवीन ग्रेजुएशन एंड इंटरव्यू। क्योंकि आपने जब ग्रेजुएशन किया है और अब जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इसमें एक अच्छा खासा गैप है, आपको इस गैप का जस्टिफिकेशन देना होता है। ठीक है, तो इस गैप का जस्टिफिकेशन हम कैसे देंगे, या प्रॉपर जस्टिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ समझाना चाहूँगा मैं। पहली चीज़, जो भी रीज़न रहा होगा, देखो मैं सब समझता हूँ, बैंकिंग जो फील्ड होता है या बैंकिंग का जो एग्ज़ाम होता है, बहुत कम बच्चों का फर्स्ट चॉइस होता है। क्लियर, सब लोग थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ पैर मार के आते हैं, फिर उसके बाद जब वहाँ कुछ नहीं होता तो फिर वो बैंकिंग की तरफ शिफ्ट होते हैं। क्लियर, तो बैंकिंग जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए फर्स्ट चॉइस ऑफ करियर नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मली बच्चों के सामने आता है, क्योंकि जब वो ग्रेजुएशन करते हैं या तो उन्होंने कोई PG कर रखा होगा, या फिर वो किसी और फील्ड में जॉब तलाश कर रहे होंगे, वहाँ उनको ढंग की चीज़ नहीं मिली, या जॉब किया 1-2 साल फिर वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, देन दे लुक आउट फॉर द बैंकिंग प्रिपरेशन, फिर प्रिपरेशन में 1-2 साल गए होंगे, तो इंटरव्यू तक आते आते 3 या 4 साल का गैप आना बहुत कॉमन है। बहुत रेयर ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ग्रेजुएशन 19 में हुआ होगा और वो 20 में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या 21 में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो 20 में ही कोई ग्रेजुएशन, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के कम से कम 1 साल और मैक्सिमम 4-5 साल का गैप होता ही है। क्लियर, ये मुझे नहीं पता रहता। कल भी मैंने काफ़ी बच्चों से चैटिंग चल रही थी, तो मैं उनको वही लिखा, ग्रेजुएशन कब हुआ है, 17 में हुआ है, 18 में हुआ है, तो सीधा ही या 17 या 18 यही आंसर आ रहे थे बच्चों के। कुछ के 16-13 भी आए हैं। ठीक है, 2013, 2016 ये भी बच्चों ने मुझे अपनी ईयर भेजी हैं। अब एक एक को आंसर करना मुश्किल था, तो मेरे को लगा कि इस पर हम थोड़ी बात कर लें। ठीक है, अब कईयों के साथ सीन कैसा होगा, अब आप लोगों ने कहीं ना कहीं इंटरव्यू का क्लास लगाया होगा या प्लान कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लगाइए, बिंदास लगाइए, कोई अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, गैप को जस्टिफाई करने के लिए वो लोग अपने, देखो कोई क्लास लगाओगे तो वो तो कुछ तो एक्स्ट्रा इनपुट अपना डालने की कोशिश करेंगे ना, तो वो इनपुट ये हो जाता है कि वो आपको एक आंसर प्रिपेयर करके देते हैं कि जो आपकी सिचुएशन को और बैंक को जस्टिफाई करेगा। बट मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूं, अगर वो आंसर पूरी तरह से स्टोरी बेस्ड है या फिर कोई क्या बोलते हैं इमोशनल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो प्लीज़ उसको मत ऑप्ट आउट कीजिएगा। अगर वो सच है तो डेफिनेटली उसको ऑप्ट आउट कीजिए, लेकिन अगर उसके ऊपर कवरिंग की गई है और एक फॉल्स स्टोरी रखी गई है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, डोंट डू दैट। एक छोटा सा एग्जाम्पल एक स्टोरी के साथ मैं ये समझाना चाहता हूँ। ठीक है, एक स्टूडेंट थे हमारे, बहुत पुरानी बात है ये, 2012 या 13 या 14 की बात है, 13 और 14 इंटरव्यू की बात है। IBPS PO का इंटरव्यू था, मेरे एक स्टूडेंट थे,
ठीक है। उनके साथ ये सीन हो गया था, तो वो मतलब मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं थे, वो इंटरव्यू गाइडेंस के लिए हमारे पास आए थे, तो उनसे वही बातचीत चल रही थी। उनके साथ स्टोरी कैसी थी मैं आपको थोड़ा सा वो बता रहा हूँ, बैकड्रॉप में लेके जा रहा हूँ। ही वॉज इंजीनियर फ्रॉम वन ऑफ द टॉप कॉलेज ऑफ महाराष्ट्र, वन ऑफ द टॉप कॉलेज, ठीक है। ही वॉज इंजीनियर, ओके। और उनका जो इंजीनियरिंग हुआ था 2011 में हुआ था, 11 आई थिंक। हम जो बात कर रहे हैं वो 14 की है, फिर 3 साल का गैप था उनको, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एमपीएससी की तैयारी की थी, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी की थी। और उस टाइम पे, ठीक है, फिर उनका सिलेक्शन वहाँ बाई चांस हुआ नहीं, तो ही इवेंचुअली केम टू इन 2014 विद बैंक एग्जाम एंड ही क्लियर्ड विद इन ए स्पैन ऑफ 6 मंथ। 6 महीने में उसने अपना इंटरव्यू जो रिटन एग्जाम था क्लियर किया विद इन प्रिपरेशन ऑफ 6 मंथ, ओके। अब इंजीनियर थे, तेज थे, और उतना कंपटीशन पहले नहीं होता था, नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी खासी होती थी। अब कहानी किस इस तरह से चली, जब वो इंटरव्यू के लिए जाने लगे, क्योंकि उस टाइम पे पीओ में और क्लरिकल दोनों में इंटरव्यू होते थे, तो पीओ में इंटरव्यू में जाने लगे, तो उन्होंने इंटरव्यू के लिए कोई क्लास लगाया, ठीक है, बहुत फेमस क्लास थी, उसको लगाया। वहां पे उसको ये बताया गया, आप ये मत बोलिए कि आपने एमपीएससी की तैयारी की है, क्योंकि उनके माइंड में ये होता है कि अगर आप किसी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बैंकिंग को एज ए टाइम पास दे रहे हैं या एज ए पार्ट टाइम दे रहे हैं, तो शायद आपको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपका कोर फील्ड बैंकिंग नहीं है और आप आगे भी यूपीएससी में जा सकते हो, ठीक है। तो उनको ये लगा कि ये आंसर मत दीजिएगा, आप ये बोलिए कि मैंने जॉब सर्च किया, मिला नहीं, और मेरे फादर का एक होटल था गांव में उसके फादर का एक होटल था, ठीक है, छोटा होटल, गांव में कैसे होटल होते हैं नाश्ते चाय नाश्ते वाले, वैसा होटल था। तो क्या मैं वहाँ उनको संभालने गया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं उनको संभालने के लिए गांव चला गया था, 2-3 साल में वही रहा, फिर मैंने आने के बाद वहीं से मैंने बैंकिंग की तैयारी की एंड आई हैव क्रैक्ड दैट, क्लियर। और उस भाई ने, मैंने उसको समझाया, मना किया, मैं कहा मत बोलो यार, नहीं अच्छा लगता है, जो है एक्चुअल बोलो, कहो की थी मैंने तैयारी, नहीं हुआ सिलेक्शन, आई वेंट टू द, फिर देन आई केम टू द बैंकिंग। लेकिन उसने जाके ये होटल, उसको कन्विंस नहीं हुआ हमारी बात से, और उसने ये होटल वाली स्टोरी जाके बता दी। अब एक बात बताइए, वो एग्जामिनर, मैं लिटरली बताता हूँ, उसका स्कोर बताता हूँ, उस टाइम पे कट ऑफ भी कम थी, 87 या 89 मार्क की कुछ कट ऑफ थी उस टाइम पे, और उसको स्कोर था 135 रिटन में। ही वॉज थॉरोली क्लियर, बट उसको इंटरव्यू में फेल कर दिया, मतलब आउट ऑफ 100 उन्होंने उसको 30 या 35 मार्क्स देके छोड़ दिया। ही वॉज फेल्ड बाय इंटरव्यू, क्योंकि अगर उसको 40 मार्क भी मिल जाते, जो कि पासिंग मार्क है, तो वो थ्रू आउट कर जाता था इस एग्जाम को, क्लियर। तो उन्होंने क्या किया, उसको फेल करके छोड़ दिया। और उन्होंने उसको एक ही बात बोली इंटरव्यू से जाते समय, वो बात मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा, वो बात क्या थी, ये रिमेंबर वन थिंग, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन बैंक। उसको सिर्फ एक चीज, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, और यही स्टेटमेंट अपने आप में मोर देन सफिशिएंट था। तो भैया जो वहां बैठे होते हैं ना, अब वो उसके लूप पॉइंट क्या रहे होंगे, अब कोई, हम तो पैनल में थे नहीं, बट ऑब्जर्वेशन मेरा ये कहता है, एक तो भाई साहब इंजीनियर हैं और टॉप कॉलेज से इंजीनियर हैं, और इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत रेयर ऐसा इंस्टेंस होगा कोई अपने गांव में जाके या विलेज में जाके होटल में काम करेगा, बहुत रेयर, मतलब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव कोई हुआ तो अलग बात है, लेकिन ये रेयर इंसिडेंस में आ जाता है, और वो भी टॉप कॉलेज से, और वो भी विद गुड मार्क्स, क्योंकि मेरिटोरियस स्टूडेंट था। और जो बच्चा एकदम से 2014 में पहली बार आईबीपीएस पीओ दे रहा है, आप देखिए उसमें पूछा रहता है कि आपने आईबीपीएस पीओ कितनी बार अटेम्प्ट किया है, तो उसने फर्स्ट टाइम लिखा था। फर्स्ट टाइम में आप क्लियर भी कर रहे हो तो वहां पे डाउट क्लियर हो जाता है। उनका सिंपल, वो ऐसा नहीं है कि अगर वो एमपीएससी बोल देता और उसको रिजेक्ट कर, नहीं होता ऐसा। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी, बहुत सारे बच्चों का ये फर्स्ट चॉइस ऑफ फील्ड नहीं होता है, ये बात एग्जामिनर को या पैनल मेंबर को भी पता होती है। दे आर रेडी टू लिसन द राइट थिंग, जो आपने गलती की है, ठीक है ना, हम इसको गलती ही मानेंगे, यार मैं कुछ और करने चला गया था बट मुझसे नहीं हुआ, ठीक है। दे आर रेडी टू एक्सेप्ट योर आंसर, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट योर एरर और मिस जजमेंट, बट उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप कोई फॉल्स स्टोरी उसके ऊपर बना के दें, ठीक है। अभी कुछ बच्चों के FAQs थे, मैं उनको एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं अभी के लिए। जैसे किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा था कि सर हमने 2017 में बीकॉम किया है,
उसके बाद उन्होंने कोई डिप्लोमा कर लिया, ठीक है, किसी भी फील्ड में कोई भी डिप्लोमा फॉर चूजिंग फॉर अल्टरनेटिव करियर, क्योंकि बीकॉम करके कुछ फायदा नहीं दिख रहा था उनको, तो देन दे डन डिप्लोमा फॉर अल्टरनेटिव करियर, कि भाई अगर कोई टीचर वीचर की वैकेंसी निकली तो हम उसमें लग जाएंगे। फिर वहां पे भी दाल नहीं गली, ठीक हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने एमबीए कर लिया, एडमिशन ले रखा है एचआर और मार्केटिंग सॉर्ट ऑफ, ओके। फिर अब ये क्रिएशन हो गया, क्या 17 के बाद आपने ये इतने सारे चेंजेस किए हैं, इनका क्या? तो कुछ भी नहीं है, एक्सेप्ट करो, बोलिए कि सर हम बीकॉम किए 17 में, उसके बाद डिप्लोमा हुआ, ये हमने इसलिए किया कि भाई अगर टीचर की वैकेंसी निकलेगी तो डेफिनेटली, क्योंकि प्लेन बीकॉम ठीक है यार, उतना कॉम्पिटिटिव नहीं है, क्लियर। उसके बाद डिप्लोमा किया अल्टरनेटिव करियर के लिए, फिर लगा कि हाँ अभी कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहे थे, तो इन मीन वाइल एमबीए की तैयारी भी की और साथ ही साथ बैंकिंग का प्रिपरेशन भी किया। तो इसमें कोई खराबी नहीं है यार, अपने लिए अल्टरनेटिव करियर ढूंढना, इट्स नॉट अ क्राइम। वाई आर यू टेकिंग इट एज अ क्राइम? ठीक है, कोई ऐसा बच्चा मुझे बताइए, जितने लोग हमारे साथ इंटरव्यू में हैं या जितने लोग ये वीडियो को सुन रहे हैं, आप में से ऐसा कौन सा बच्चा है जिसने 12th में सोचा था मैं बड़ा होकर एसबीआई पीओ बनूंगा? अगर एक भी ऐसा बच्चा हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं मुझे। 12वीं में थे जब ये सोचा हो, भैया अगर आप कॉमर्स भी लेते हो ना, तो आप ये सोचते हो मैं बड़ा से बड़ा तूफान सीए बनूंगा या सीएस बनूंगा। आप साइंस लेते हो तो सोचते हो मैं एमबीबीएस बनूंगा या बीडीएस बनूंगा या वेट बनूंगा, करेक्ट है कि नहीं? मैथ लेते हो तो इंजीनियरिंग से नीचे बात ही नहीं होती है, वैसे करते भी हैं लोग, लेकिन सबको पता है उसके बाद क्या होता है, कहानी आप सब लोगों को पता है। कोई भी आप इवन आर्ट्स भी लेते हो ना, तो उसके पीछे यही होता है कि मैं अपने अंदर के कलाकार को जगा दूंगा, या फिर मैं यूपीएससी निकाल ले जाऊंगा, या फिर कोई अदर पीएससी जॉब में हासिल कर ही लूंगा। किसी की भी बकेट लिस्ट में बैंक पीओ नहीं होता है, ठीक है ना? तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखिए, और ये फैक्ट है, हाँ ये फैक्ट है, इट्स अ हार्डकोर फैक्ट। और आपको लाइफ में आगे चल के पहली अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना बैंक छोड़ के कोई और अच्छी पोस्ट, हाथों हाथ छोड़ के भागोगे, ये बैंक वालों को भी पता होता है। अब कईयों के माइंड में ये आता है कि अगर हम उनको पता लगे हमने यूपीएससी किया है या स्टेट सर्विसेज में मैंने तैयारी की है, तो कहीं वो ये तो नहीं सोचेंगे कि ये छोड़ के बैंक छोड़ के चला जाएगा। ये बच्चों के माइंड में होता है। तो मैं एक आपको खुली बात बोलता हूँ, उनको फर्क नहीं पड़ता है आप आगे लाइफ में क्या करोगे, वो आपके टैलेंट और आपकी रिक्वायरमेंट को देख के आपको सेलेक्ट करने वाले हैं। बैंकिंग, ये गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर की खासियत, ये प्राइवेट की तरह नहीं सोचते हैं। ये आंसर कौन तैयार करवाता है आपको? जो खुद किसी प्राइवेट कोचिंग में पढ़ा रहा है और उसकी खुद की जॉब इनसिक्योर है, वो पढ़ा रहा है, ये उसका आंसर है। जो लोग बैंक में काम कर रहे हैं उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता है। अरे एक बात बताओ, आज एज ए बैंक पीओ बन गए और आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप यूपीएससी क्रैक कर देते हो, इससे ज़्यादा खुशी इन लोगों को नहीं हो सकती भाई। और कोई नहीं रोकता है बैंक में, ठीक है ना? बैंक में कोई मना नहीं करता है, कोई नहीं कहता है यार ये मत करो, ये मत जाओ, ये ऐसा कोई नहीं होता। ये सिर्फ हम सोच के बैठे हुए हैं। ये आंसर किन लोगों ने बनाए? जो खुद प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जो खुद किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं या उसके साथ तैयारी, वो खुद इनसिक्योर जॉब में है। ये उनका आंसर होता है। यार मत बताओ कि कहीं और आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है ना? तो प्लीज डोंट डू दैट। वो बिंदास बोलिए, अगर आपका है एस्पिरेशन यार, अगर आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो, इस एस्पिरेशन से बैंकिंग वाले को क्या प्रॉब्लम? उसको पता है बैंक में इतना काम है आप कर ही नहीं पाओगे। ये कॉन्फिडेंस बैंकर पैनल के पास पहले से है कि यार बैंकिंग में इतना वर्कलोड है, आप सुबह 10 बजे आओगे और रात को 9 बजे बाहर निकलोगे, तो कहाँ की यूपीएससी की प्रिपरेशन? उसको ये कॉन्फिडेंस पहले से है अपने पास में, और इसके बावजूद अगर आप यूपीएससी क्रैक कर ले जाते हो तो हेड्स ऑफ है आपको। क्लियर? तो ध्यान में रखिए। तो डोंट अंडर एस्टिमेट द बैंकिंग पैनल यार, बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, बहुत बढ़िया लोग होते हैं और बहुत दिल के अच्छे लोग होते हैं, सच्चे लोग होते हैं। तो उनको फूल अराउंड करने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, कौन कर सकता है? जो अच्छा स्टोरी टेलर है ना, वो करिए। अगर आपको लगता है कि आप में एक्टिंग की स्किल बहुत ज़बरदस्त है तो करिए, बिंदास करिए, स्टोरी बनाइए, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन मैं बताता हूँ 90% लोग दे आर नॉट गुड एक्टर्स, दे आर नॉट गुड एक्टर्स, तो वो नहीं कर पाते हैं स्टोरी लाइनिंग को। ठीक है, कोई आपको प्रिपेयर करके जरूर दे देगा, बट पता लगा वहां फट पड़े। 90% स्टूडेंट्स आर नॉट गुड एक्टर्स, याद रखिए, दे आर नॉट गुड एक्टर्स। तो नहीं स्टोरी को बिल्डअप कर सकते आप। कोई शाहरुख खान थोड़ी है जो एकदम से फीलिंग्स ले आएंगे, क्या गलती किया है हमने,
तो एक्सेप्ट दैट गैप, जो भी गैप रहा है, जो चीज़ हुई है फैक्ट रखिए। मैं हमेशा कहता हूँ ऑलवेज गो विद द फैक्ट, क्या हुआ है एक्चुअली, क्या हुआ है। अगर आपने जॉब की वहाँ नहीं हुआ, बोलिए, बिंदास बोलिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ माई थिंग, मैं हमेशा यही कहता हूँ। मैं ऑफलाइन में भी बच्चे जो मेरे मैं सबको ही कहता हूँ, भले ही भारी पड़ जाए यार, नेगेटिव भी जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये हमेशा अच्छा आंसर है, लेकिन इसके नेगेटिव जाने का दुख आपको नहीं होगा। लेकिन अगर आप झूठ बोलोगे और वो पकड़ा गया और उसकी वजह से बाहर हो गए, हमेशा लाइफ टाइम ये गट रहेगा, यार मैंने ये क्यों गलत कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया मैंने, मैं सच क्यों नहीं बोला उस मोमेंट में। और झूठ अगर सच बोल रहे हो फिर नहीं होता, फिर गिल्ट नहीं होगी आपको, ठीक है ना। वो माइट भी उससे भी कुछ, अब देखो सामने वाला ऑफेंड किसी भी चीज़ से हो सकता है, लेकिन सच से अगर ऑफेंड हो रहा है तो फिर इसमें आपकी दिक्कत कुछ नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ इसमें इतना सा एकदम क्लियर बताता हूँ, जो भी बच्चे गैप को लेके टेंस हो रहे हैं, टेंस मत होइए, जो हुआ है फैक्ट में बता दीजिए। अगर आपने कहीं जॉब कुछ और किया था, मत टेंशन लीजिए, इसका कोई फर्क नहीं गिरता है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ, चलो अभी मैंने बहुत दूसरों के एग्जाम्पल दिए, मैं अब आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ, ठीक है। आई हैव पास्ड या क्लियर्ड माई ग्रेजुएशन इन 2007। उसके बाद 9 में मैंने किया MBA, ठीक है, 2009। ओके गाइज, ये मैं अपना थोड़ा सा आपको आइडिया इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं। 2009 में मैंने किया MBA। उसके बाद फिर 2009 से लेके मैंने 12 तक प्राइवेट में की जॉब, प्राइवेट जॉब, ठीक है, इन 2 कंपनीज। इसमें मैंने एक कंपनी चेंज भी की थी, पहले एक कंपनी फिर दूसरी कंपनी। उसके बाद 12 से मैं आ गया टीचिंग में, टीचिंग भी करने लगा और प्रिपरेशन चली रही थी, एग्ज़ाम देता था मैं, बट उतने इंटरेस्ट से नहीं देता था क्योंकि टीचिंग में मज़ा आने लग गया था। उसके बाद मैं पहला इंटरव्यू दिया था 2013 में, SBI PO, फर्स्ट इंटरव्यू एवर, ठीक है, SBI PO। ओके, अब जब मैं PO में लेके गया तो मुझे अपने इतने सारे ईयर, क्योंकि ग्रेजुएशन तो 2006 या 7 की थी, 7 से लेके 12 तक आपने क्या क्या किया उसका काला चिट्ठा लेके मैं जब पहुंचा तो उन्होंने फिर यहीं पे मेरा पूरा इंटरव्यू खींचा एंड दे गिव मी गुड मार्क्स। हाँ, क्योंकि आई हैव गिवन ऑल जस्टिफिकेशन आंसर। अब जो हुआ था मैंने वो बता दिया। मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैंने MBA किया तो ये क्यों किया, ये क्यों छोड़ी, वो आपको नहीं पता। मैंने इंटरव्यू पैनल को बता दिया जो जो हुआ था, फैक्ट के साथ बता दिया। क्लियर। फिर टीचिंग करते हो तो PO क्यों बनना है, सारी चीज़ें मैंने उनके साथ, उन्होंने बस वही डिस्कशन किया हमसे। क्लियर। और ये होता है और अच्छा होता है, जब जब आपका इंटरव्यू पर्सनल चीज़ों पे चलेगा उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। और सच है, जो सच होगा अगर आप बोलोगे तो उसके अंदर कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग भी उठेगी तो आप हैंडल कर सकते हो, लेकिन अगर स्टोरी है और उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग उठ गई फंस जाओगे। क्लियर। तो आई वुड रिकमेंड यू, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने, इससे आड़ा तिरछा तो नहीं हो सकता ना, इतनी अलग अलग चीज़ें तो नहीं हो सकती। क्लियर। तो मेरे हिसाब से यू शुड गो फॉर इट, जाइए, बिंदास जाइए और अच्छे से इस चीज़ को टैकल कीजिए, ठीक है। क्लियर गाइज। तो आई होप आपको अपने सारे आंसर्स मिले होंगे, ठीक है। फिर भी अगर कुछ डाउट है इनके रिलेटेड कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और भी अगर कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड पॉइंट है, ये मैं बोल चुका हूँ, वट एवर रॉन्ग डिसीजन हैव टेकन एक्सेप्ट एंड मूव अहेड, सिंपल। तो इसमें कोई गलत फीलिंग नहीं होनी चाहिए, दिस इज माई ओपिनियन। अगर आपको अपने गलत डिसीजन का कोई बहुत ज़्यादा रिग्रेट है या शर्म है तो फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं फैक्ट यही है दोस्त, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। दैट इज अ सिंपल एंड ईजी फैक्ट फॉर माई साइड। क्लियर। ओके दोस्तों, तो कैसा लगा आज का ये सेशन बताइएगा ज़रूर, और भी अगर ऐसे सेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके और भी कोई क्वेरी है, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम है अपना क्वांट बाय लोकेश सर, ठीक है। हालांकि ये इंटरव्यू मेरा फील्ड नहीं है, कोई जीके का फैकल्टी बताता तो आप ज़्यादा अच्छे सुनते, बट ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है। हालांकि मैं अपने बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, तो इस बार मैंने सोचा चलो यूट्यूब पे भी बात कर ही लेते हैं, इतना अच्छी बातें हम करते ही हैं, ठीक है ना। क्वांट की बातें तो करते ही रहेंगे, बट ये थोड़ा सा एक मैं अपने स्पेक्ट्रम से बात कर रहा हूँ, ठीक है। माइट भी कई लोग एग्री ना करें, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज माई थिंग, ठीक है। जो मानते हैं कि हाँ यार जो मैं बात कर रहा हूँ लॉजिक के साथ है तो फॉलो करिए, नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी को न तो चैलेंज कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई गारंटी दे रहा हूँ कि इसको बोल दो तो आपकी लाइफ जिंगा लाला बन जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स टोटली आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई हार्ट फॉर यू गाइज। ओके गाइज, चलिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, फिर मिलेंगे।